आज हम जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी में मेंडल द्वारा की गई स्टडीज़ और उसके द्वारा किए गए प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो उठता है वो ये है कि मेंडल ने अपनी स्टडीज़ में मटर का पौधा ही क्यों लिया, यानी पी जो है उसने क्यों चूज़ किया। नंबर 1, मटर के पौधे को आप अपने गार्डन में आराम से उगा सकते हो। नंबर 2, मटर के पौधे का जीवन काल यानी लाइफ स्पैन छोटा होता है, काफ़ी संख्या में बीज बनाता है। और सबसे मुख्य कारण था कि मटर के पौधे में एक ही लक्षण के 2 या 2 से अधिक विपर्यासी लक्षण थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे अलग अलग कैरेक्टर्स, विपर्यासी लक्षण विकल्पी यानी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो थे वो थे, जैसे कि अगर बीज का आकार है तो सिर्फ गोल बीज ही नहीं, उसमें झुर्रीदार बीज भी पाए जाएंगे। बीज का जो रंग है सिर्फ पीला ही नहीं, हरा भी होता है। कुछ पौधों में पीले बीज होते हैं, कुछ पौधों में हरे बीज होते हैं। इसी तरह से फूलों का रंग, बैंगनी फूल भी लगते हैं मटर पे और सफेद फूल भी लगते हैं। फली का आकार, फूली हुई फली, सिकड़ी हुई फली। फली का रंग हरा पीला। पुष्प की स्थिति अक्षीय, एक्सिलरी या अंत्य टर्मिनल, यानी कि टहनी के यहाँ पर भी हो सकती है फली या टहनी के किनारे पर भी हो सकती है फली। तने की लंबाई यानी लंबे पौधे, बौने पौधे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, वो यही है लक्षण। एक लक्षण एक जीन द्वारा दर्शाया जाता है, तो एक ही जीन में 2 अलग अलग लक्षणों के स्वरूप पाए जाते हैं, जिनको हम स्वरूप बोलते हैं या विकल्पी या विपर्यासी लक्षण बोलते हैं। अब कहीं पर हमने कैपिटल R लिखा हुआ है, कहीं पर हमने स्मॉल r। ये ध्यान रखना है कि अगर आप बीज के आकार को, एक लक्षण को आप दिखा रहे हैं तो दोनों में अल्फाबेट सेम ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप बड़ा अल्फाबेट ले रहे हो तो यहाँ पर आपको R ही लेना है। गोल को राउंड बोला जाता है इसलिए R लिया है। तो झुर्रीदार को रिंकल्ड बोलते हैं तो आप W नहीं लेंगे, वहां पर स्मॉल r ही लेंगे। इसी तरह से पीले को येलो बोला जाता है, कैपिटल Y है, तो हरे को आप स्मॉल g या कैपिटल G नहीं लेंगे, आप स्मॉल y लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही लक्षण को दर्शा रहे हैं, एक ही गुण को दर्शा रहे हैं। मेन यहाँ पर आपको ज्यादातर स्टडीज में लंबाई के बारे में दिया हुआ है। लंबा यानी टॉल, टॉल को कैपिटल T से दर्शाया जाता है। बोना यानी ड्वार्फ, तो उसको आप स्मॉल t से दर्शाएंगे। अब ये कैपिटल T और स्मॉल t क्यों लिखा गया है, इसको समझने के लिए आइए हम समझते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस या प्रभाविता का मतलब होता है कौन सा लक्षण ज्यादा प्रभावी है, कौन अधिक डोमिनेट करता है, किसका प्रभाव अधिक है। जैसे कि हमने कहा एक ही जीन की क्रोमोसोम के ऊपर एक ही, अगर ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में, पेयर में पाए जाते हैं, तो एक ही क्रोमोसोम की 2 अलील होती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हम अगर लंबाई का उदाहरण लें तो लंबाई में लंबे क्रोमोसोम की जो अलील है, लंबाई की जो अलील है वो है T, कैपिटल T, और बौने पौधे के लिए आप स्मॉल t इस्तेमाल करते हो। अब लंबाई का जो लक्षण है वो एक प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण मतलब अभी हम करेंगे जो अपना प्रभाव अधिक दिखाता है, इसलिए हमने उसको प्रभावी को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल T से दर्शाया है। बौना जो है वो अप्रभावी लक्षण है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण है। जितने भी प्रभावी लक्षण हैं उनको हमने कैपिटल अल्फाबेट से दिखाया है और अप्रभावी लक्षणों को हमने सेम अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से दिखाया है। तो आपको ये याद रखना है कि प्रभावी लक्षण हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से दिखाए जाएंगे और अप्रभावी लक्षण हमेशा स्मॉल से दिखाए जाएंगे। तो अब अगर आप देखो, जैसे हमने कहा कि किसी भी क्रोमोसोम के हमेशा जोड़े में क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उन पर पाई जाने वाली, मान लीजिए ये यहाँ हम लंबाई की बात कर रहे हैं, तो ये जो अलील है ये है TT। तो किसी में
दोनों में ही, किसी जीन में दोनों ही क्रोमोसोम पर कैपिटल टी होगा। हो सकता है किसी और क्रोमोसोम में, किसी और जीव में दोनों क्रोमोसोम पर स्मॉल टी हो। तो अगर आप देखेंगे ये दोनों जोड़े प्योर हैं, दोनों सेम हैं, ऐसे ही ये दोनों जोड़े भी प्योर हैं, इनमें जो एलील है वो दोनों सेम हैं। तो युग्मनज आप पढ़ते हो, जो उनके जीवों के अंदर जो संतति है उनके अंदर माता और पिता के युग्मनज के अंदर माता और पिता के युग्मक आते हैं, तब युग्मनज बनता है। तो यहाँ एक माता से मिला, एक पिता से मिला, एक माता से मिला, एक पिता से मिला, लेकिन दोनों सेम हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं समयुग्मजी, होमोजाइगस, सेम है बिल्कुल। लेकिन कुछ केसेस में अगर मान लीजिए पिता से कैपिटल टी आ गया और माता से स्मॉल टी आ गया, या माता से कैपिटल टी आ गया, पिता से स्मॉल टी आ गया, तो यहाँ पर ये प्योर नहीं है, ये जो है डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। इसको हम बोलते हैं विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस। अब इसके अंदर इनको देख के हमें पता लगेगा कि इन दोनों में से प्रभावी लक्षण कौन सा है। अब इसके अंदर आपके पास कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। अगर कैपिटल टी लंबाई को दर्शा रहा है और स्मॉल टी बौने को दर्शा रहा है, तो ये लंबा होगा, ये बौना होगा। पर यहाँ पर क्या होगा, तो हमने जैसे कहा कैपिटल टी लंबा है तो ये लंबा होगा, स्मॉल टी बौना है तो दोनों स्मॉल टी हैं तो ये बौना होगा। लेकिन ये क्या होगा, अगर इसको बीज को बोया जाए और अब बीज बोने के बाद जितने भी पौधे निकलते हैं अगर वो सारे लंबे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल टी जो है वो, या लंबाई का जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है। स्मॉल टी के होते हुए भी सिर्फ कैपिटल टी ने ही अपना प्रभाव दिखाया, यानी जो जीन, जो एलील कैपिटल टी वाली एलील है वो बौने के लक्षण को ढक देती है। तो जो पौधा है वो लंबे और बौने के बीच का नहीं होगा, या तो पौधा सीधा लंबा होगा या पौधा बौना होगा, और इस केस में भी पौधा लंबा होगा, बीच की हाइट नहीं होगी। इन्हीं के आधार पर मेंडल ने अपने गार्डन के अंदर मटर को उगा के उसने अलग अलग प्रयोग किए। पहली जनरेशन कह लो या पेरेंट जनरेशन अगर आप कहते हो, जनक जिसको हिंदी में कहते हैं, उसने क्या किया, मान लीजिए लंबे पौधे लिए नर पौधे और बौने पौधे लिए मादा पौधे। अब नर पौधे और मादा पौधे मतलब लंबे पौधों के जो परागण है एंड स्टेमन या पॉलन ग्रेन्स लिए, और बौने पौधों के अंडाणु से उनको क्रॉस कराया, उन दोनों में आपस में संकरण करवाया, तो ये जो है उनके युग्मक बने, या इनको इंग्लिश में हम कहते हैं गैमीट्स। यहाँ पर दोनों ही प्योर हैं, तो जितने भी पॉलन ग्रेन्स बनेंगे या जितने भी पराग कण बनेंगे उन सब में सिर्फ कैपिटल टी ही आएगा, स्मॉल टी नहीं आएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि ये मादा है, तो इसके अंदर जो युग्मक बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, उनमें से स्मॉल टी ही आएगा। जब ये आपस में, इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। अब ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। अगर ये नर युग्मक इस मादा युग्मक के साथ मिलता है, संलयन करता है, तो आपका बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ संलयन करता है तो भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये दोनों संलयन करते हैं तो भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये संलयन करते हैं तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर आप अभी जो हमने किया था प्रभाविता का नियम देखें, तो कैपिटल टी प्रभावी है, इसलिए सभी एक कैपिटल टी होते ही
वो स्मॉल टी के प्रभाव को दबा देगा, तो सभी पौधे लंबे होंगे। F1 जनरेशन, F1 को इंग्लिश में बोलते हैं फिलियल, इसलिए इसको F1 भी बोला जाता है। हिंदी में भी इसको हम F1 जनरेशन ही बोलते हैं। तो जितने भी पौधे होंगे वो सभी पौधे लंबे होंगे। स्मॉल टी अलील होते हुए भी, अप्रभावी लक्षण होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण ही अपने आप को उजागर कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। फिर मेंडल ने क्या किया, इन्हीं पौधों को आपस में क्रॉस करवाया, इनका फिर संकरण कराया। इनमें से इन्हीं के पौधों के फूलों में नर फूल और मादा फूल में फिर से क्रॉस कराया। अब जो युग्मक बने, अब की बार जो युग्मक है, इससे जो आया वो कैपिटल टी आया, इससे युग्मक में स्मॉल टी आ गया। यहाँ पर भी कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया, तो ये आपका नर और ये मान लीजिए मादा। तो अब फिर से यहाँ पर F1 क्रॉस में जब अगर ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक आपस में क्रॉस करते हैं तो आपका बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये दोनों बनते हैं, क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये दोनों क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये दोनों क्रॉस करते हैं तो स्मॉल टी, स्मॉल टी। चार ही बीज नहीं बनेंगे, जितने भी बीज बनेंगे वो जिस तरह से क्रॉस कर रहे हैं उस तरह से अगर वो क्रॉस करते हैं तो जितने बीज बने, चार तरह के बीज बनेंगे। अब कैपिटल टी जो है वो जहां पर भी एक भी कैपिटल टी होगा वो सब प्रभाविता नियम के अनुसार लंबे होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक भी कैपिटल टी नहीं है इसलिए वे सारे के सारे बौने होंगे। तो यानी कि जो आपकी F2 जनरेशन है उसमें कुछ लंबे, ये भी लंबे, ये भी लंबे, ये बौने। अगर आप सिर्फ इनको बाहर से देखें तो आपको लगभग जो है 75% जो है वो लंबे दिखेंगे और सिर्फ 25% जो है वो बौने दिखेंगे, जिसको हम कहते हैं लक्षण प्रारूप। देखने में तीन जो है 3 टाइम्स लंबे, 1 टाइम बौने, लेकिन अगर आप उनको जीन, अंदर उनका जो जीन स्वरूप देखें तो अगर जीन देखें तो ये प्योर है समयुग्मजी 1, दूसरा समयुग्मजी अप्रभावी 1 और विषम युग्मजी 2। तो इनकी फिनोटाइप रेशो होगी 3:1 और जीनोटाइप रेशो होगी 1:2:1। तो ये मेंडल का पृथक्करण का नियम था कि यहाँ पर या यहाँ पर कभी भी ये इकट्ठे नहीं आ रहे कहीं पर भी। पहली जनरेशन के अंदर जो गुण दब गया था वो गुण आखिरी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में अपने आप को उजागर कर पाया। इसका मतलब है कि टी अलग चलते हैं, दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स हमेशा जनन के समय एक दूसरे से अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, जिसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। थैंक यू।